Hello students, am I audible and visible to everyone? I hope I am audible and visible to everyone. तो आज की क्लास इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, पहले हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं अबाउट द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। उससे पहले हमने करा था ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग वाला चैप्टर भी आप लोग कर चुके हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे excretory products and their elimination। बेसिकली हमें पहले ये समझने की जरूरत है इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑस्मो रेगुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, हम ये सब इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्सो अबाउट द मिक्सचरेशन एंड हम जो हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन होता है, या बोल सकते हो ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो पॉइंट है, लाइक यूरिन फॉर्मेशन हुआ तो हमारी बॉडी के अंदर बीपी को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। तो दैट इज द पॉइंट जो कि हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर बोल सकते हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, बट उससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग जहां से पीवाईक्यू आने के चांसेस हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले समझो कि एक्सक्रीशन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमने खाना खाया। अब खाना तो तुम लोगों ने खा लिया, बट उसको लाइक एक्सक्रीट आउट भी करवाना पड़ेगा बॉडी से। ठीक है, बट इसको यूटिलाइज कैसे करते हैं पहले वो समझो। हमने डाइजेशन में पढ़ा था कि हमने खाना खाया, उस खाने को हमने डाइजेस्ट कर लिया, फाइन। उसमें बट वहां पे भी एक चीज आप लोगों ने पढ़ी होगी डाइजेशन के टाइम पे, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड के बारे में आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज अनडाइजेस्टेड फूड? इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सक्रीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमने पढ़ा था कि अब उसको यूटिलाइज कैसे किया जाता है। उस यूटिलाइजेशन को बेसिकली आप कैसे यूटिलाइज करते हो, आपने पढ़ा था कि ब्रीथिंग वाले चैप्टर में कि ब्लड के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज होता है। ठीक है, अब बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने पढ़ा था कि बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने क्या देखा था, ब्लड किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करता है गैसेज को, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को, या फिर आप बोल सकते हो आयंस को। क्लियर है इतना सा चीज? तो आज हम एक्सक्रीशन में ये पढ़ेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से निकाला, लाइक वो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे खाने का, वो क्या किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट। ठीक है, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमंस की बात करेंगे, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज नाइट्रोजिनस वेस्ट। इतनी सी चीज क्लियर है, ये आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, इसका पेन का साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यस, ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फर्स्ट चीज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देन वी हैव एक एनसीईआरटी में अभी हम एक लाइन की बात कर रहे थे, व्हाट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, एनसीईआरटी में एक टर्म दिया हुआ है, दैट इज एक्सक्रीशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्टार मार्क भी कर सकते हो। ठीक है, ये बिकॉज इधर से पीवाईक्यू बनने के चांसेस हैं, और ये एनसीईआरटी में एग्जैक्ट लाइन दी हुई है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर है इतना सा चीज? ठीक है, देन अब हम आगे आ जाते हैं। ये हो गया हमारा एक पॉइंट, ये हो गया नाइट्रोजिनस वेस्ट वाला, एंड अनदर वन इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये समझो पहले कि एक्सक्रीशन की बेसिकली क्या जरूरत होती है। एक्सक्रीशन अगर देखो हमारी एक जगह से गंदगी इकट्ठी होती रहेगी तो वो इट विल बल्ज आउट, है ना, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। तो दैट इज द मेन थिंग कि हमें उसको चीज को साफ करने की भी जरूरत है। तो दिस इज द, यहाँ पे हम वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करेंगे अलग अलग एक्सक्रीटरी लाइक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, है ना। ठीक है,
यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं different types of excretory animals, या बोल सकते हो आप, यस यही ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीट, वेट एक सेकेंड, एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कि जो अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स वो किस तरीके से डिफरेंट टाइप का एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वी हैव अमोनिया, ये हमारी बॉडी के अंदर भी बनता है, इसका फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। देन वी हैव यूरिया, और अगर फिर लास्ट में बात करें वी हैव यूरिक एसिड ऑल्सो, ठीक है। अब देखो, जो भी ऑर्गेनिजम्स अमोनिया को रिलीज आउट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी ये टेबल नहीं है, बट ये एनसीईआरटी में जितना भी इंफॉर्मेशन है आपको सब मिल जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इधर से पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं। ये अमोनिया की जब हम बात करोगे, मतलब जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया रिलीज आउट करते हैं बॉडी से, उनको हम बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। देन यू हैव यूरिया, जो भी ऑर्गेनिज्म यूरिया को रिलीज आउट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देन यू हैव यूरिक एसिड, जो भी ऑर्गेनिजम्स यूरिक एसिड को रिलीज आउट करते हैं उनको हम बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है इतनी सी चीज। अब आ जाते हैं हम प्रोसेस के बारे में। जो भी अमोनिया रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म, वेट, अमोनोटेलिज्म। देन जो यूरिया को रिलीज आउट करते हैं उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, दैट इज योर यूरियोटेलिज्म। देन यूरिक एसिड की प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, दैट इज योर यूरिकोटेलिज्म। क्लियर है इतना सा चीज। ये एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आपको अब टॉक्सिसिटी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच वन इज लाइक मैक्सिमम। ये लास्ट लाइक अगर 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आप डिस्कस करोगे ना, आपको टॉक्सिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, दिस वन इज द लाइक हाईली टॉक्सिक इन नेचर, तो ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर वेट, less toxic, and then you have, and uric acid is least toxic। क्लियर है इतना सा चीज। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए अगर आप इसमें टॉक्सिसिटी के बेसिस पर बात करोगे। तो अमोनिया इज द मैक्सिमम टॉक्सिक एंड यूरिया इज द लीस्ट लाइक लेस देन अमोनिया, और यूरिक एसिड की बात करें, दिस इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी क्रिएट इन आवर बॉडी। क्लियर है इतना सा चीज। अब आ जाते हैं वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है। अब डेफिनेटली अमोनिया की आप बात करोगे, ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो इसको लाइक रिलीज आउट करने के लिए बॉडी से ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसको वेट, यस यहाँ पे आ जाएगा आपका, अरे ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका हाई वाटर रिक्वायरमेंट, देन यू हैव, अगर यूरिया की बात करोगे, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो यूरिया होता है एज कंपेयर टू अमोनिया बहुत कम, मतलब नॉट बहुत कम बट एज कंपेयर टू अमोनिया लेस टॉक्सिक होता है, तो इसमें लेस अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, लेस
less amount of water is required then you have uric acid. यूरिक एसिड की बात करोगे तो least amount of water is required. इतनी सी चीज क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो आप एक बार पूछ सकते हो, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये आप जितने भी पॉइंट्स हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ से कई बार पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया। ये आप बोल सकते हो आप ऑलमोस्ट यहाँ से इस टेबल से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ठीक है, ठीक है, अब एक बार बात कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। जब आप बात करोगे अमोनिया लाइक अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की, तो जितने भी डेफिनेटली हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा कि हाई अमाउंट ऑफ वाटर इसको जरूरत होती है, तो एक्वेटिक एनिमल्स आ जाएंगे आपके। एक्वेटिक एनिमल्स आ गए, जिसमें आप ले सकते हो बोनी फिशेस। अच्छा, इसको एक बार स्टार मार्क कर लेंगे। बोनी फिशेस को स्टार मार्क कर लेंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि बोनी फिशेस के अंदर की जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या रिलीज होता है, अमोनिया रिलीज होता है। अभी हम कार्टिलेजिनस को भी डिस्कस करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि इसको स्टार मार्क क्यों करवाया है। ठीक है, वेट, यस, बोनी फिशेस हो गया। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्वेटिक एनिमल्स आ गया, और आपका क्या आ जाएगा एक्वेटिक फिशेस भी आप ले सकते हो। ठीक है, इतना सा चीज क्लियर है। अब आ जाएंगे आपके यूरिया के अंदर। यूरिया के अंदर आप क्या क्या एग्जांपल्स ले सकते हो? ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स या एनिमल लिख लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिखोगे कार्टिलेजिनस फिशेस। इसको आप स्टार मार्क कर लोगे बिकॉज यहाँ से आपसे एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोनी फिशेस क्या रिलीज करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्ट, और कार्टिलेजिनस फिशेस क्या रिलीज आउट करती है। क्लियर है इतना सा चीज? हम आ जाते हैं यूरिक एसिड के अंदर। यूरिक एसिड के अंदर अगर आप बात करोगे एग्जाम्पल्स की, इसमें क्या आ जाएगा आपका बच्चा, जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स होते हैं, मोस्टली बर्ड्स लिख सकते हो आप, मोस्टली बर्ड्स, ठीक है। तो ये हमने क्या इसका एग्जांपल भी देख लिया, बट आपको बोनी फिशेस एंड अबाउट द कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कहाँ पे क्या रिलीज करता है और कौन कहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा, अब एक चीज देखो, जो यूरिक एसिड की अगर आप बात करोगे ये किस फॉर्म में, यस, यहाँ पे फॉर्म की बात कर लेते हैं एक बार। यस, अगर फॉर्म की बात करोगे किस फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं, तो डेफिनेटली यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं, बट वो होता कैसा है, पैलेट की फॉर्म हो जाएगी, पैलेट, और सॉलिड फॉर्म बोल सकते हो आप। ठीक है, या बोल सकते हो पेस्ट की फॉर्म में भी। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्म की जब आप बात करोगे यूरिक एसिड में, यू हैव लाइक पैलेट, सॉलिड और पेस्ट की फॉर्म में होता है। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना सा चीज? देन यू हैव यूरिया। यूरिया की जब आप बात करोगे, यूरिया किस तरीके से रिलीज आउट करता है बच्चा, यूरिया डेफिनेटली ये किस फॉर्म में करेंगे, यूरिया की फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं। एंड अमोनोटेलिक की बात करोगे आप, तो ये किस फॉर्म में रिलीज आउट करेंगे, ये रिलीज आउट करते हैं अमोनिया की फॉर्म में। क्लियर है? अब देखो हमारी बॉडी की जब आप बात करोगे, यहाँ पे आप लिख लेना मैमल्स लिख लेना, नॉट ह्यूमंस, मैमल्स लिख लेना। ठीक है, वेट, यस, यहाँ पे आप लिखोगे मैमल्स। क्लियर है इतना सा चीज? तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे ह्यूमंस की बात करोगे। ह्यूमंस की अगर आप बात करोगे, क्या ह्यूमंस सिर्फ यूरिया रिलीज आउट करते हैं? ये आप
अमोनिया और यूरिक एसिड नहीं रिलीज आउट करते। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता, ये यूरिया भी रिलीज आउट करते हैं एंड अमोनिया भी रिलीज आउट करते हैं, बट हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, एक चीज और समझो पहले, यूरिक एसिड की जब हम बात करते हैं ना, वो एक्सक्रीशन इज बेसिकली वेरी बोल सकते हो आप एक्सपेंसिव प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, बट एनिमल्स जो होते हैं, जो जैसे कि आपके बर्ड्स वगैरह हो गए, वो बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। दैट इज द रीजन वो क्या यहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, बिकॉज डेफिनेटली अगर ज्यादा टॉक्सिसिटी होगी तो ज्यादा पानी की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है इतना सा चीज? अच्छा, हम कहाँ पर थे? हम थे कि क्या ह्यूमंस की बॉडी में सिर्फ यूरिया ही रिलीज आउट होता है, अमोनिया और यूरिक एसिड रिलीज आउट नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमंस के अंदर यूरिया भी रिलीज आउट होता है, अमोनिया भी रिलीज आउट होता है एंड यूरिक एसिड भी रिलीज आउट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, ठीक है, जब यूरिक एसिड की आप बात करोगे तो यूरिक एसिड के बारे में आपने समझा होगा कि ये बेसिकली क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में ये आता कहां से, पहले ये समझो, ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन्स, ठीक है। ये प्यूरिन्स जिनको नहीं पता, आप लोगों ने डीएनए के टाइम पर पढ़ा होगा, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन दो तरीके के नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं, वन इज द प्यूरिन्स। तो प्यूरिन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तब क्या रिलीज आउट होता है, दैट इज यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड के बारे में आपने क्या समझा कि ये कहां से रिलीज आउट होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ये रिलीज आउट होता है आपका प्यूरिन्स की वजह से, ठीक है। जब प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होगा वहां से रिलीज आउट होता है यूरिक एसिड। अब ये समझो, जब यूरिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही वैसे तो कम अमाउंट में होता है, बट स्टिल अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वहां से क्या होता है, इट कॉजेज द डिजीज इफ इट स्टोर्स, ठीक है। यस, इफ इट स्टोर्स, ठीक है, इफ इट स्टोर्स इन आवर बॉडी, it causes arthritis, या आप बोल सकते हैं गाउटी अर्थराइटिस। क्लियर है इतनी सी चीज? बेसिकली क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, या बोल सकते हैं आप डिपोजिशन ऑफ, क्या हो जाएगा आपका, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड हमारे कहाँ पे, ये जो नकल्स वाला रीजन होता है, हमारे नीज वाला रीजन होता है, वहां पे यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है एंड दैट डिजीज इज नोन एज गाउटी अर्थराइटिस, और गाउट भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है इतना सा चीज? ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? अब आ जाते हैं अमोनिया के पास। अमोनिया आपने पढ़ा होगा कि ह्यूमन बॉडी में कहाँ बनता है, इसका भी बच्चा ब्रेकडाउन होता है ना। इट इज ऑल्सो ब्रेकडाउन होता है हमारे बॉडी के अंदर, प्रोटीन्स वगैरह का ब्रेकडाउन होता है ना। वहां से क्या रिलीज आउट होता है आपका, अमोनिया डेफिनेटली रिलीज आउट होगा। तो यही अमोनिया का और ज्यादा ब्रेकडाउन होगा, कहाँ पे ब्रेकडाउन होता है इसका, ऑर्निथिन साइकिल आप बोल सकते हो, थ्रू ऑर्निथिन साइकिल से अमोनिया का ब्रेकडाउन होता है और क्या बनता है, यूरिया। क्या बनता है ये पता होना चाहिए, यूरिया। आपको पता होना चाहिए कि यूरिया फॉर्मेशन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पहले क्वेश्चन आया करते थे, बट यू मस्ट बी नोइंग अबाउट कि यूरिया कहाँ बनता है, दैट इज द ऑर्निथिन साइकिल। क्लियर है इतना सा चीज? ठीक है, तो ये वाला पोर्शन आपको समझने की जरूरत है। ऑर्निथिन साइकिल से बेसिकली क्या होता है, आपका यूरिया बनता है। यूरिया बनता है कैसे, अमोनिया के ब्रेकडाउन से बनता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं किस पर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। क्लियर है, ऑर्गन। अच्छा, पहले एक चीज समझो कि अगर हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, क्या सिर्फ अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की ही फॉर्म में होता है? क्या बॉडी के अंदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड के अलावा भी कोई कुछ और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं कि यस,
मतलब आप गुआनिन बोल सकते हो, है ना, और जेंथिन बोल सकते हैं, वो भी एक अलग टाइप्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, ये दिखाई तो दे रहे हैं ना, गुआनिन की फॉर्म में, एक मिनट, यस, गुआनिन की फॉर्म में भी रिलीज आउट होता है, गुआनिन हो गया आपका। देन यू हैव जेंथिन ऑल्सो। तो इसके बारे में आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप उसको स्किप आउट कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए। तो मेजरली आपके पास क्या है, अमोनिया है, यूरिया है एंड यू हैव यूरिक एसिड ऑल्सो, ठीक है, इतना सा चीज। अब हम आ जाते हैं अपना अदर जो भी दूसरे दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोडक्ट्स, सॉरी ऑर्गन्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है इतना सा चीज? ठीक है, आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है, आपने पढ़ा होगा, पहला प्रोटो नेफ्रीडिया, आपने प्रोटोनेफ्रीडिया के बारे में पढ़ा होगा। देन यू हैव नेफ्रीडिया। इसके अलावा हम लोग इसको पहले तो ये समझो, जिस सीक्वेंस में हम इसको लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, या आप बोल सकते हो जिस सीक्वेंस में ये मैं लिखूंगी आपको इसी सीक्वेंस में अगर याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसी सीक्वेंस में इसका मैच्योरेशन या जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको उसी बेसिस पर ये देखने को मिलेगा। क्लियर है इतना सा चीज? तो अब यू हैव लाइक प्रोटोनेफ्रीडिया, देन यू हैव नेफ्रीडिया ऑल्सो। इसके बाद बता सकते हो आप क्या आ सकते हैं, दैट इज मालपीजियन टिब्यूल्स, टिब्यूल्स, ठीक है। देन यू हैव लाइक मालपीजियन टिब्यूल हो गया आपका। उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड्स, और ग्रीन ग्लैंड्स का दूसरा नाम बता सकते हो? यस, ग्रीन ग्लैंड का दूसरा नाम बता सकते हो। और वी हैव अनदर वन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आप बताओ क्या होता है। दैट इज ह्यूमंस के अंदर वो प्रेजेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, किडनी, जिसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, और इसके बारे में हम प्रॉपर डिटेल स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे कि किस क्या पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर किडनी का होता है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है। क्लियर है इतना सा चीज? ठीक है, अब आ जाते हैं, ये पता चल गया आपको। अब मुझे ये बताओ, आपने इसके इन सब के बारे में पहले डेफिनेटली एनिमल किंगडम जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आप पढ़ के आए होंगे, ग्रीन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं ये बताओ। ठीक है, ग्रीन ग्लैंड को और क्या बोलते हैं आप? एंटीनल ग्लैंड भी बोलते हो। क्लियर है इतना सा चीज? ठीक है, एंटीनल ग्लैंड्स। यस, प्रोटोनेफ्रीडिया से शुरू करते हैं। आपने ये ऑलरेडी एनिमल किंगडम में पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने उनको पता होगा कि प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ पर मिलता है आपका, प्लेटीहेलमिन्थेस में मिलता है आपको। यहाँ पे लिखेंगे, वेट, प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको मिलता है, प्लेटीहेलमिन्थेस में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको पता होगा कि प्लेटीहेलमिन्थेस में क्या क्या आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, तो एक एक करके एक एक एग्जाम्पल बता सकते हो आप इसमें इसका। प्लेटीहेलमिन्थेस में आपका आ जाएगा फ्लैट वॉर्म। प्लेटीहेलमिन्थेस को बेसिकली क्या बोलते हैं, और आप इसको फ्लैट वॉर्म भी बोलते हो, फ्लैट वॉर्म्स, राइट। तो इसमें क्या क्या था बोलो। अच्छा, एक चीज और, प्रोटोनेफ्रीडिया को एक चीज इसका अल्टरनेटिव नेम भी होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए, आपको इधर से पीवाईक्यूज देखने को मिल जाएंगे, दैट इज योर फ्लेम सेल। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोन, यस, टीनिया, और क्या होगा और बताओ। एक और एग्जांपल है जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पर थे, यस, प्रोटोनेफ्रीडिया का हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज योर फ्लेम सेल। ये कहाँ पे मिलता है आपको, प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर मिलता है, और प्लेटीहेलमिन्थेस में आपका क्या आ जाएगा, टीनिया आ जाएगा आपका। फ्लैट वॉर्म भी लिख सकते हो आप, फ्लैट वॉर्म, ठीक है, या सॉरी नॉट फ्लैट वॉर्म, टेप वॉर्म, ठीक है, टेप वॉर्म। ये इन दोनों का डायग्राम भी दिया हुआ है, तो यू कैन रेफर ओवर देयर आल्सो। क्लियर है इतना सा चीज? नाउ ठीक है, नाउ आ जाते हैं नेफ्रीडिया के ऊपर। नेफ्रीडिया में आप बता सकते हो क्या क्या आ जाएगा। यस, लिवर फ्लूक इज आल्सो देयर,
यहाँ पे लिख देते हैं, वेट करो, लिवर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेफ्रीडिया के ऊपर। नेफ्रीडिया में आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है? नेफ्रीडिया में बताओ एक बार। नेफ्रीडिया में आपका आ जाएगा एनेलिडा आ जाएगा, ठीक है। इतना सा चीज क्लियर है। अभी के लिए इसमें एक एक एग्जांपल भी करोगे तो चल जाएगा आपका। अब है आपका मेन मैल्पीजियन टिब्यूल। अच्छा, एक आपको प्रोटोनेफ्रीडिया का अल्टरनेटिव नेम पता होना चाहिए, दैट इज फ्लेम सेल कहाँ प्रेजेंट होता है। और ये आपको ग्रीन ग्लैंड की जब बात करोगे, ग्रीन ग्लैंड, पहले तो एंटीनल ग्लैंड का अल्टरनेटिव नेम क्या है, दैट इज द ग्रीन ग्लैंड। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल आ जाएगा आपका प्रॉन्स, ठीक है, या फिर क्रस्टेशियंस भी आप बोल सकते हो। क्लियर है? अच्छा, ये रह गया हमारा मालपीजियन टिब्यूल। मालपीजियन टिब्यूल आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ पे आपने पढ़ा था मेजरली? मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा में आपने पढ़ा था मालपीजियन टिब्यूल। क्लियर है? नाउ यू हैव किडनी। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा किडनी के ही बेसिस पर है और किडनी के ही बारे में हमें डिस्कस करना है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें हम इसकी के ऑस्मो रेगुलेशन, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इतनी सी चीज। यू हैव किडनी, तो किडनी किस में आ जाएगा आपका? मैमल्स लिख लेते हैं, मैमल्स आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कुछ भी पूछना हो अभी तक, बाकी हम नेक्स्ट क्लास की बात कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, किडनी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज आर किडनी, ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ेंगे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, ह्यूमंस के अंदर कितने पेयर्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर बात करोगे टोटल इन नंबर कितना हो जाएगा, टोटल इन नंबर की अगर बात करोगे तो यू हैव लाइक टू इन नंबर, दैट इज योर वन पेयर, ठीक है, दैट इज योर वन पेयर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एंड जब भी पीवाईक्यू में देखोगे या फिर अगर इनकेस आता है तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू इन नंबर एंड वन पेयर। क्लियर है इतना सा चीज? बाकी इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में, इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एंड देन वी हैव ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पर, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाकी ये हमारा नेक्स्ट क्लासेस के टॉपिक्स हो गए हैं।